हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जो कि रह गया था पीछे। हम बेसिकली लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन वाला टॉपिक हमारा रह गया था। तो आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स पता चलेंगे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन बेसिकली डाइजेशन फूड का करता कैसे है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर ये हमारा इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके की नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी पूरी बायो की आपको आपके पास मिलेंगी। और ये जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैंने कोशिश किया है इसको स्लाइड फॉर्म में एकदम अच्छे से 3D मॉडल्स के साथ आपको एक्सप्रेस करने की। तो बने रहिए मेरे साथ। जो भी ये वीडियो जितना भी लंबा होने वाला है, ज्यादा लंबा कोशिश करूंगा ना खींचूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बता दिया था न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम ये सीरीज चला रहे थे न्यूट्रिशन वाला। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड का जो यूटिलाइजेशन होता है उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर अब हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल की मदद से। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बना रखा है, ये जो डायग्राम जो 3D मॉडल आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कॉइल्ड का मतलब बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो रही है, देखो सारे इधर उलझे हुए ऐसे दिख रहे हैं आपको। तो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है, यानी माउथ वाले पार्ट से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होता है, एनस में एंड होता है। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से स्टार्ट होके आपके एनस में चला जाता है। माउथ के बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, आप इसको बोलते हो ईसोफेगस। इसको आप क्या नाम देते हो, ईसोफेगस बोलते हो आप इसको। ईसोफेगस के बाद ये जो जे शेप स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, जो जे शेप स्ट्रक्चर है, इस जे शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टमक। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टमक के बाद ये जहां ओपनिंग होती है, ये जो अंदर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम नाम देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम देंगे। उसके बाद ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको नाम देते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके एंड होता है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक आपका ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये एनस हो गया। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाता है, एलिमेंट्री कैनाल बनाता है, या इसी को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। सो दैट कि जो फूड का डाइजेशन है वो इसके अंदर होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। हम इसको ये भी बोल सकते हैं पूरे इस ट्रैक को, क्योंकि फूड का डाइजेशन यहीं पे होने वाला है। तो यही मैंने लिखा है, इट इज अ मस्कुलर क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच बिगिंस विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस। एनस तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी बात करें, बच्चों को बड़ा डाउट होता है सर इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई आपको यहाँ पे जान के हैरानी होगी कि 9 मीटर्स का होता है। इतने बड़े तो हम भी नहीं होते, तो हमारी बॉडी में इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर कैसे आ जाता है। तो बेसिकली आप पतंग उड़ाते होगे तो देखा होगा, इतना बड़ा बहुत बड़ा मंजा होता है, आप वो छोटे से चक्री में लपेट देते हो। तो बेसिकली लपेटा कैसे जाता है, उसको जब हम क्वाइल कर देते हैं, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्वाइल होता है, एकदम अच्छे तरह से देख रहे हो, मरोड़ के रखा गया है। तो अगर इसको सीधा लंबा कर लेंगे तो ये हमारी बॉडी में नहीं फिट हो पाएगा। हम इसको क्या करते हैं, क्वाइलिंग कर देते हैं, इसको मरोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से हमारी बॉडी के अंदर फिट हो जाता है। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये 9 मीटर लंबा स्ट्रक्चर होगा। स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले माउथ होगा, माउथ से भी मैंने देखा ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर अभी हम डील करेंगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डिओडिनम, एक हो जाएगा डिओडिनम, ठीक है। उसके बाद होता है जेजुनम, जेजुनम, एंड द लास्ट वन इज इलियम। लास्ट क्या होता है आपका, इलियम होता है। तो यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 सब स्टेजेस में हम डिवाइड कर देंगे। ऐसी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, कौन बताएगा। कोई बताने की कोशिश कर रहा है, लिख के कमेंट करके बताओ कि क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन में।
यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो बड़ा सा जहाँ पे कीड़े जैसे स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स के पार्ट से ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड होता है। तो ये जो स्वलन पार्ट होता है इसको बोलते हैं सीकम, इसको बोलते हैं सीकम। तो ये कैसे डिवाइड होगा, सीकम, इसको बोलेंगे एक होगा सीकम। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोलन, और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं रेक्टम। तो हम इसको तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो तीन सब पार्ट में डिवाइड होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो सेम एज मैंने अभी बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी तीन पार्ट में डिवाइड होगा और लार्ज इंटेस्टाइन भी तीन पार्ट में डिवाइड होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसा होता है, या न्यूट्रिशन बात करें, तो जो न्यूट्रिशन है वो 5 सब स्टेजेस में कंप्लीट हो जाता है। 5 सब स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले 5 सब स्टेजेस को लिख देता हूँ और फिर उन सबको डिटेल करेंगे। तो जो पहला सब स्टेज होता है डाइजेशन का या न्यूट्रिशन का, उसको बोलते हैं इंजेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर लेने का जो प्रोसेस है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, यानी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फूड को बॉडी के अंदर लेना पड़ेगा। फूड को बॉडी के अंदर लेने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या है, फूड अंदर ले लिया, फूड को क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है आपका, डाइजेशन। ये हो गया सेकंड प्रोसेस। डाइजेशन के बाद क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। अब जो फूड आपने डाइजेस्ट किया है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद फोर्थ स्टेप आता है एसिमिलेशन, यानी जो एब्जॉर्ब फूड है उससे एनर्जी निकालना है, तो क्या होगा, एसिमिलेशन। ये आ गया आपका एसिमिलेशन होगा, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप जो होता है, अब जो वेस्ट फूड मटेरियल है जो बॉडी में बच जाएगा उसको बॉडी बाहर भी निकालेगी, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर जमा होने लग जाएगा तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको बॉडी के बाहर निकालना होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। उसको क्या बोलेंगे, इजेशन। पहला है इंजेशन और लास्ट का इजेशन। इसका मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर लेना, और इसका मतलब होता है वेस्ट फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर लेके जाना। तो अब ये जो 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के, 5 सब स्टेजेस होते हैं, तो इन्हीं को अब हमें डिटेल करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा इंजेशन। तो इंजेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप होगा, तो सबसे पहले हमें क्या है, टेकिंग आउट फूड इनटू द माउथ। सबसे पहले फूड को माउथ में लेना पड़ेगा। जैसे ही फूड को माउथ के अंदर लेंगे तो आपके ऑब्वियस सी बात है, दांत प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर, तो वो क्या करेंगे, फूड को अच्छे से चू करेंगे, उसको अच्छे से चबाएंगे। तो चूइंग द फूड टू कन्वर्ट इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल। तो फूड को हम चू करके उसको सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, इसको तोड़ेंगे। उसके बाद क्या है, मॉइस्चनिंग ऑफ फूड विद सलाइवरी सिक्रीशन। तो जब आपके फूड माउथ के अंदर होता है तो फूड को दांत तो एक तो पीस रहा होता है, उसको चू करके छोटे छोटे पार्टों में तोड़ रहा होता है, साथ के साथ माउथ में क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ये सलाइवा क्या करता है, फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। जब फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फूड को सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि अगर फूड रफ होगा, जैसे जिस तरीके से फॉर्म में हम खाते हैं और डायरेक्टली उसको मेस्टिकेट या उसको निगलेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री है, जो ईसोफेगस, वो छिल सकता है, उसके अंदर मतलब डैमेज हो सकता है। तो क्या होता है, सलाइवा फूड के साथ अच्छे से मिक्स होके फूड को सॉफ्ट कर देता है, उसको मॉइस्ट कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो आपके माउथ में फूड होता है, ठीक है, उस फूड के साथ अगर सलाइवा मिक्स हो जाए, ठीक है, जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बोलस। ये आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो उसको क्या नाम जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बोलस। फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इज कॉल्ड एज बोलस। अब ये जो बोलस माउथ के अंदर मिक्स हो जाता है, बोलस इज व्हाट, द फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा। अब ये जो बोलस है, इसी बोलस को हम क्या करते हैं, स्वालो कर लेते हैं, इसको हम निगल लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। तो अभी क्या पढ़ा हमने कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल होता है जो माउथ से बिगिन होकर एनस पे कंप्लीट होता है। बीच में इसके फर्दर सब टाइप्स होते हैं, जैसे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट डिवाइड किए, लाइक डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट डिवाइड किए, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। अब मूव करते हैं, ये तो था पहला। और जो न्यूट्रिशन का 5 सब स्टेजेस हमने देखा, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन।
तो इसमें से हमने इंजेशन पढ़ लिया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, तो पहले इंजेशन था, दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, डाइजेशन हो जाएगा। तो डाइजेशन क्या होता है इसको समझेंगे। डाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम फूड को कॉम्प्लेक्स मटेरियल से या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल या सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है या जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसके मूवमेंट की वजह से वो फूड को ब्रोकन डाउन कर देता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। साथ के साथ जब उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं तो वो उसको एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने देखा डाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, डाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, डाइजेशन यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल बाय द चर्निंग एक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है, ये वही हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो इस नाम को सुन के कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या बोल दिया मैंने, ये क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब ये होता है। उसके बाद फूड क्या होता है, ब्रोकन डाउन इनटू डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उसको एब्जॉर्बल फूड पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है। अब डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, तो डाइजेशन बेसिकली हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है। ठीक है, और सलाइवा के एक अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उस एंजाइम को बोलते हैं हम अल्फा सलाइवरी, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। अल्फा सलाइवरी अमाइलेज को कॉमन नाम से हम टाइलिन भी बोलते हैं, आपने ये कॉमन नाम सुना होगा। तो ये जो अल्फा सलाइवरी अमाइलेज है, ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। जो आपके फूड में स्टार्च है उसका डाइजेशन होता है। अगर अदरवाइज माउथ के अंदर और किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कन्वर्ट प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो मैंने डायरेक्टली बनाया यहाँ पे स्टार्च टू माल्टोज, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, अल्फा सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम जो है अल्फा सलाइवरी अमाइलेज है, जिसको आप टाइलिन बोलते हो, ये माउथ के अंदर सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और ये इस कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। अगर हम बात करें सलाइवा का डेली सिक्रीशन, तो हमारे माउथ में डेली सिक्रीशन अगर हम बात करें से 1 से 1.5 लीटर्स होता है। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि अगर कोई खाने की खुशबू होती है, मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। इमली या खट्टी चीजों का नाम सुनो तो एकदम मुंह में पानी आ जाता है। तो बेसिकली पानी क्या आता है, वो सलाइवा सिक्रीट होने लग जाता है। और वो सलाइवा कितना सिक्रीट होता है एक दिन में हमारी बॉडी के अंदर या माउथ के अंदर, 1 से 1.5 लीटर होता है। ठीक है, और सलाइवा में जो मेन कंटेंट होता है वो हमारा वाटर ही होता है। तो माउथ में हमने डाइजेशन में क्या देखा कि माउथ के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम अल्फा सलाइवरी अमाइलेज है। ये क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे माल्टोज में तो टूट चुका है, लेकिन अभी भी प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, फूड को मेस्टिकेट करते हैं। अब मेस्टिकेट करने के बाद फूड कहाँ आता है, ईसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। सो देयर इज नो डाइजेशन। मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे, देयर इज नो डाइजेशन इन ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो एंजाइम ना प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। बस ईसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से क्या है, ईसोफेगस फूड को माउथ से आपके स्टमक तक लाके भेज देता है। अब जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है, अब स्टमक हमारा मेन माई बाप है, जहां पे जनरली स्टमक के अंदर जो फूड है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक रहता है। ठीक है, अब जब 4 से 5 घंटे तक रहेगा, तो जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है, जैसे लेट्स से कि ये फूड स्टमक के अंदर आ जाएगा, फूड के स्टमक के अंदर आते ही
ये जो स्टमक है इसके ऊपर क्या करता है, एक एसिड का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देता है और उस एसिड को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि हमारे फूड के अंदर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है या कोई भी मान लो बैक्टीरिया कुछ भी ऐसा प्रेजेंट है तो ये उसको किल करता है, साथ के साथ जो फूड है हमारा उस फूड को और ज्यादा सॉफ्ट करता है। ठीक है, तो HCl का एक काम क्या होगा, माइक्रोब्स को किल करना, फूड को सॉफ्ट करना। उसके अलावा HCl का मेन काम ये होता है कि जो हमारे स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, तो ये HCl उसको एक्टिव कर देता है। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम, ये स्टमक के अंदर एक एंजाइम सिक्रीट होता है, इसको बोलते हैं पेप्सिनोजन। एक एंजाइम सिक्रीट होता है पेप्सिनोजन, तो स्टमक में इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो क्या होगा, पेप्सिनोजन पे जैसे ही HCl वर्क करता है इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है और पेप्सिन एक्टिव होता है। सेम एज एक एंजाइम और होता है, इसको बोलते हैं प्रोरेनिन। तो प्रोरेनिन को भी HCl क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है रेनिन में। तो यहाँ पे HCl के 3 काम मैंने आपको गिनवा दिए। पहला कि ये माइक्रोब्स को किल करेगा, फूड को सॉफ्ट करेगा, और दूसरा इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करता है। अब यही जो एक्टिव एंजाइम है ये हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टमक का क्योंकि मीडियम एसिडिक होता है तो यहाँ पर प्राइमरली प्रोटीन का डाइजेशन होता है और बहुत लेस अमाउंट में फैट का डाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता स्टमक के अंदर। ध्यान रखना है, स्टमक के अंदर स्टार्च डाइजेशन नहीं होता, नो स्टार्च डाइजेशन। ठीक है, स्टमक में स्टार्च डाइजेशन नहीं होता। क्यों? बिकॉज मीडियम इज एसिडिक। मीडियम एसिडिक होने की वजह से स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता, प्राइमरली प्रोटीन का डाइजेशन होगा और वेरी लेस अमाउंट में फैट का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारे स्टमक में लगभग 35 मिलियन गास्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जो कि गास्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है। और ये जो गास्ट्रिक ग्लैंड है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो गास्ट्रिक ग्लैंड्स है इसका डिफरेंट काम होता है, बॉडी में अलग अलग, हमारे स्टमक में अलग अलग चीजें सिक्रीट करता है। सबसे पहले सिक्रीट करता है म्यूकस। म्यूकस कैसे सिक्रीट होता है, तो हमारे स्टमक के अंदर एक सेल्स होता है जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। तो आप सोचेंगे म्यूकस क्या होता है, तो सर्दियों के समय में जब आपको सर्दी लग जाती है तो कुछ नाक से निकलता है बट एकदम चिपचिपा स्टिकी सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस। तो सेम एज क्या होता है, स्टमक के यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन होता है। इस तरीके से ये म्यूकस सिक्रीट होगा। म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जब हमारी बॉडी में स्टमक में HCl सिक्रीट होगा तो स्टमक क्या कर सकता है, अपने ही सेल्स को डैमेज कर सकता है। तो जब अपने सेल को डैमेज कर देगा तो स्टमक के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए तो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए स्टमक वॉल्स में गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये म्यूकस HCl से हमारे स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है, जब डायरेक्टली HCl आपके स्टमक वॉल्स को हिट करके उसको डैमेज कर देता है, वहां पे फुंसी या घाव कर देता है, उसको ही हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर ना हो इसलिए म्यूकस क्या करता है, स्टमक वॉल्स को प्रिवेंट करता है HCl के एक्शन से। दूसरा भी मैंने आपको बताया क्या सिक्रीट करता है, ये HCl सिक्रीट करता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी बताया मीडियम को एक्टिव करता है, साथ के साथ प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देता है रेनिन में। साथ के साथ ये और क्या करेगा कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जितने भी पैथोजन आते हैं। अब ये जो एंजाइम है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन बेसिकली हमारे स्टमक के अंदर एक सेल्स होता है पेप्टिक सेल्स। ये पेप्टिक सेल्स सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो HCl पहले उसको एक्टिव कर देता है, प्रोरेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो ये भी इसको एक्टिव करता है। तो होता क्या है जनरली, अभी जो सपोज करो पेप्सिनोजन सिक्रीट हुआ, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा पहले पेप्सिन में। तो अब ये जो एक्टिवेटेड पेप्सिन है हमारा, ठीक है, ये जो एक्टिवेटेड पेप्सिन है, ये एक्टिवेटेड पेप्सिन अडल्ट्स के अंदर वर्क करेगा प्रोटीन के अंदर, यानी जो हमने फूड में हमारे प्रोटीन प्रेजेंट था उस पर पेप्सिन वर्क करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में। ठीक है,
जनरली जो प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन का काम होता है इन्फेंट्स में, बच्चों में। आपने देखा है बच्चों को दूध पिलाओ, इंस्टेंट दही अगर बनाना हो तो बच्चे को दूध पिलाकर उसको गुलगुली कर दो आप थोड़ा सा, तो एकदम देखो वो दही उगल देगा। तो कडलिंग ऑफ मिल्क बेसिकली उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को बच्चों में होता है। बच्चों में क्या होगा कि जब वो मिल्क पीता है, ठीक है, तो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कैसिन। एक प्रोटीन होता है कैसिन प्रोटीन, तो ये रेनिन क्या कन्वर्ट कर देता है, रेनिन उसको कन्वर्ट करता है पैरा कैसिनेट में, ठीक है। और ये कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट बना देता है। ये पैरा कैसिनेट ही इसको बोलते हैं कर्डलिंग, इसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलेगा, बच्चों में। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है, दही नहीं मिल रहा है, तो अगर आपके घर में कोई इन्फेंट है, दूध पिलाओ, गुलगुली करो, दही बन के तैयार, और उसको परोस दो, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिल्क से दही मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ये जस्ट एक फन के लिए मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, ये स्टमक के अंदर डाइजेशन हो जाता है। अब स्टमक के बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब हमें डाइजेशन करना है। तो जनरली क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी मैंने बताया 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डिओडिनम, एक होगा डिओडिनम, फिर होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम। ये 3 पार्ट होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पूरे बॉडी में मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, तो वो मैक्सिमम डाइजेशन होता है आपके डिओडिनम में, ठीक है। ऐसा क्यों, मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम में क्यों होता है? ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, शी शेप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारा डिओडिनम का है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है। तो अब इस डिओडिनम में क्या होता है कि हमारे लिवर से, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये सिस्टिक या बाइल डक्ट बोलते हैं। ये जो सिस्टिक डक्ट है, या इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर आपका प्रेजेंट होता है बाइल जूस, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका बाइल जूस, और ये बाइल जूस सिस्टिक डक्ट की मदद से डायरेक्टली यहाँ पे आता है, और इधर से पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों ही डक्ट आपस में मिक्स होके यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। और डिओडिनम के अंदर बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दोनों ही ओपन होते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पे एक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डिओडिनम के अंदर मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो मैक्सिमम डाइजेशन है वो डिओडिनम के ही अंदर होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लेते हैं फैट है, जो भी स्टमक से फैट आया था, क्योंकि स्टमक में फैट का डाइजेशन तो हुआ नहीं था, बहुत कम अमाउंट में हुआ था, क्योंकि फैट के डाइजेशन के लिए फैट का इमल्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल है, उसको पहले छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है, अदरवाइज वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का जो प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब आपका बाइल जूस वहां पे आए। तो क्या होगा, सबसे पहले डिओडिनम में जो आपका बाइल जूस है, ठीक है, ये बाइल जूस क्या करेगा, फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर क्या है, पैंक्रियाटिक, जो अगर हम बात करें पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये क्या होगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये एंजाइम्स आपको याद रखना है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, क्योंकि स्टमक के अंदर स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च पे वर्क करके इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स के अंदर जनरली पैंक्रियाज के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स में। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट है, जो जनरली आप इमल्सिफाइड फैट देख रहे हो, इसके ऊपर वर्क करता है लाइपेज, ठीक है। लाइपेज इसको कन्वर्ट कर देता है आपको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होंगे, एक होगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, जो कि फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेस्ट करने में। फिर आता है लाइपेज। लाइपेज का काम होगा फैट डाइजेशन में करने में, ठीक है। अब क्योंकि डिओडिनम में मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट है, इसलिए मैक्सिमम डाइजेशन कहां पर होता है, आपके डिओडिनम में होता है।
उसके डिओडेनम के बाद जेजुनम में जाता है, जेजुनम के अंदर या इलियम, जेजुनम फिर इलियम में जाता है। तो इलियम के अंदर इंटेस्टाइनल जूस आता है, इलियम के अंदर इंटेस्टाइनल जूस कहाँ सिक्रीट होता है, आपके इलियम में सिक्रीट होगा। तो इलियम के अंदर इंटेस्टाइनल जूस होता है। जैसे इंटेस्टाइनल जूस का काम क्या होगा, जैसे अभी सपोज करो कि डिओडेनम में माल्टोज तक आके टूट चुका है, ठीक है, लेकिन हमें इसको फर्दर और तोड़ना है। तो माल्टोज में आके भी टूटा है, माल्टोज को फर्दर तोड़ने के लिए इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं माल्टेज। माल्टेज का काम क्या होगा, माल्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज में, ठीक है। उसके बाद ये डाइपेप्टाइड है तो उसके लिए एक एंजाइम आएगा डाइपेप्टाइडेज। ये सारे एंजाइम आसान है, बस आपको अच्छे से एक बार याद रखना है। डाइपेप्टाइडेज ही क्या करेगा, डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। यानी अमाइनो एसिड क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्रोटीन का। और उसके बाद अगेन ये जो लाइपेज है, ये लाइपेज क्या कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में फर्दर तोड़ देगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो हमारा फूड है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, इंटेस्टाइनल जूस, तो इंटेस्टाइनल जूस में आपका क्या क्या प्रेजेंट होगा, माल्टेज जो कि माल्टोज पे वर्क करेगा, फिर डाइपेप्टाइडेज, उसके अलावा लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स आपके इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है। तो ये जो डाइजेशन है बेसिकली पूरा का पूरा खेल है किसका, एंजाइम्स का, ठीक है। अब क्या होगा, जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद क्या है, फूड का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप बेसिकली हम बात करते हैं वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो जनरली क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, ठीक है, छोटे छोटे इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई, इसको बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करता है, ये सरफेस एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कई बार एक क्वेश्चन कि विलाई का फंक्शन क्या होता है। तो विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। और इस विलाई के अंदर रिचली सप्लाइड होता है, ब्लड का सप्लाई होता है। तो जो भी यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। मैक्सिमम फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका इलियम में होता है, क्योंकि इलियम के अंदर आपके बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, डिओडिनम में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, इलियम में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी विलाई प्रेजेंट होता है। ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन जो वाटर बचता है, रिमेनिंग वाटर और रिमेनिंग फूड या वेस्ट, उसका एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और जो बच जाता है थोड़ा बहुत वेस्ट, वो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। यानी जैसे सपोज करो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, जो वेस्ट बचा है उसको रेक्टम के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। टेम्पररी स्टोरेज होता है रेक्टम के अंदर। जैसे ही वो स्टोर होगा आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है डिफिकेशन रिफ्लेक्स। डिफिकेशन रिफ्लेक्स मतलब कि अब हल्का होने का एक सिग्नल जाएगा और उस सिग्नल की वजह से आप जाके हल्का हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो भी फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब होके, जैसे सपोज को विलाई से एब्जॉर्ब होके डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर फूड आ जाता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अब ये ब्लड के साथ जो मिक्स हो गया है, अब ये जो फूड इसके अंदर आया हुआ है ग्लूकोज ये सब, अब इसका क्या होगा, फर्दर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होगा जिससे कि क्या है, एटीपी प्रोड्यूस होगा। तो जो भी हमने एब्जॉर्ब फूड है उससे एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो ये लिखा है एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है कि जो भी अब हमने फूड का डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, अब क्या होगा, जो वेस्ट बचा है, वेस्ट कुछ समय के लिए रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। रेक्टम के बाद क्या है, बॉडी को एक डिफिकेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है और इस डिफिकेशन रिफ्लेक्स की वजह से जो फूड है आपके एनस के थ्रू, जो वेस्ट है एनस के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस था, ये था हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन।
होप ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट बचता है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो डायरेक्टली कमेंट करके मुझे बताएं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।